अब जैसे फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके पास एक बांसुरी है, जैसे देखिए अभी मेरे पास बांसुरी है, तो जैसे आपके पास ये बांसुरी है, जी। तो आप तीन बच्चे हैं आपके पास, एक जिसके पास जो बचपन से एकदम गरीब था, कि अभी बांसुरी देखी नहीं, एक बच्चा जिसने बांसुरी बनाई, और एक बच्चा जिसको बांसुरी बनाने आती है। आप एक ही बच्चे को दे सकते हो बांसुरी, तो आप किसको दोगे? मैं जी। अंदर गया, अब उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछ दिया, संविधान का आमुख बताओ हिंदी में। हम्म। हिंदी में एकदम मस्त हिंदी। मुझे आमुख समझी नहीं, आमुख क्या होता है? मैंने पूछा सर ये नहीं समझ में आया मुझे, अब मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन, मैं समझ गया ये तो खा जाएंगे मुझे। फिर आमुख के बारे में दूसरा कुछ और वर्ड बोले, वो भी मुझे नहीं पता था। ओके। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन करियर ट्राइब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारे आईपीएस गौरव त्रिपाठी सर हैं। और हमारे साथ सीधा लवासना से जुड़े हैं एंड दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी वेरी स्पेशल। सर ने यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 226 हासिल की है। एंड आज हम गौरव सर से यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी जनरल क्वेरीज हैं आपकी, वो सारी क्लियर करेंगे और सर की जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सो गौरव सर, वी वेलकम यू ऑन दिस करियर ट्राइब चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेशियस टाइम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद सभी को, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओके सर, लेट्स बिगिन दिस शो एक्चुअली। सर आपको सभी तो वैसे एकदम जनरली सब जानते हैं, पर सर मैं फिर भी हाँ, चाहूंगा कि आप एक ना एक अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। आपकी एकेडमिक जर्नी सर कैसी रही है और बाकी सब चीज़ें। तो देखिए मैं बेसिकली जब पापा मेरे आर्मी में थे, ठीक है, तो आर्मी में थे तो कोटा में मेरी स्टार्टिंग, मतलब बचपन में बचपन पूरा कोटा में बीता है, लगभग 5-6 साल। उसके बाद हम लोग गोरखपुर चले आए। तो गोरखपुर में जुबली इंटर कॉलेज, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, वहां से इंटर किया वहां से। और उसके बाद आईआईटी रुड़की से बीटेक मैंने कंप्लीट किया। और 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा कि अब यूपीएससी देते हैं, क्योंकि बीच में ही प्लान बना लिया था। इवन बेसिकली जब पापा राजस्थान से आए थे कोटा से, तो जनरल स्टोर की दुकान खुली थी हम लोग की आजीविका के लिए। तो वहां पे न्यूज़पेपर में मुझे फीलिंग बार बार पढ़ पढ़ के ना, जब रिजल्ट आता था आईएएस का, पीसीएस का, आईआईटी का, तो ऐसे न्यूज़पेपर में उन लोग का फोटो देख देख के लगता था यार ये लोग कुछ है, मतलब फर्स्ट पेज पे आ रहा है। तो वही सपना था कि फर्स्ट पेज पे अपना नाम आएगा। हाँ, अपराधी और कांड करके नहीं कुछ बढ़िया सेलेक्ट होके। तो जी। वही सपना मतलब लगा रहा, तो आईआईटी में गए, आईआईटी में तैयारी स्टार्ट की। मैंने एक बहुत मतलब इंडिया का टॉप एग्जाम था उस समय, जब असल में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा जर्नी डिटेल में बताता हूँ। जी सर। जनरली ये बातें बहुत ज्यादा नहीं शेयर की है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में मैं पास हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ। तो जब जब 2014 जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो जब जेई मेंस मैंने पहली बार दिया था, उस समय जेई मेंस और एडवांस पहली बार हुआ था। अच्छा। और हुआ ये था कि 75 परसेंटाइल का चक्कर आ गया था कि भैया आपको जी। इंटर में 75 परसेंटाइल में रहना होगा, नहीं तो आप एडवांस दे ही नहीं सकते, आप आईआईटी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अब इतना हम लोग डर गए उस समय कि हम लोग क्या किए, जेई मेंस पे ध्यान ही नहीं दिए, और केवल 4 नंबर से बच गया, मतलब पास हो गया। जेई मेंस मेरा हो गया 4 नंबर से, एकदम बाउंड्री लाइन पे लटक लटक के किसी तरह से पास हो गया जेई मेंस। एडवांस में 4 नंबर से फेल हो गया। तो मेंस की तरह पास हुआ, एडवांस में फेल हो गया, तो आईआईटी पहले अटेम्प्ट में मिली नहीं। अब नहीं मिली तो इतना हंगामा हुआ, इतना रोया गाया पीटा, मतलब पगला गया, क्योंकि वो पहला ऐसा फेलियर था ना। आप जी। सोचिए, आप 15-16 साल के, 15-16 साल उम्र रही होगी, अधिक से अधिक 16 साल। और 16 साल के बच्चे को जब फेलियर होता है, मैं खासतौर पे ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जो अभी 15-16 साल के होंगे और सपना देखते होंगे आगे कुछ बड़ा करने का। तो मैं बता एग्जैक्टली। रहा हूँ उस समय जो मेरी स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, मतलब एकदम रो के खूब रोया हूँ, कम से कम एक हफ्ता तो समझ में नहीं आ रहा था दुनिया कहाँ चली गई, क्योंकि पहली बार फेलियर मिला था। उसके बाद फिर से तैयारी की। तो एक बहुत फेमस एग्जाम होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, पता नहीं शायद अब नहीं चलता है, आप उसकी जी। वेबसाइट पे देखेंगे तो मेरा नाम भी है। तो फिर मैंने वो केवीपीवाई क्वालिफाई जी। किया, केवीपीआई। गोरखपुर में पहला ऐसा बच्चा था कि केवीपीआई क्वालिफाइड किया था गोरखपुर का, और उसके बाद पूरे गोरखपुर में पोस्टर और मतलब वो बैनर पे जब छपा, तब तब लगा कि हाँ जिंदगी में कुछ उखाड़ा है अब। तो वहां से ये पढ़ाई वाली जर्नी, अब लगा कि यार अब पढ़ सकते हैं, अब कुछ भी कर सकते हैं, केवीपीआई निकाल लिया, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीएन ऐसे होते हैं जिनका केवीपीआई नहीं निकलता है। जी सर। तो अब ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ भी कर लेंगे। फिर अब साल आईआईटी जेई में भी हो गया, आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिया। वहां पे प्लान बना लिया कि अब भाई आईएएस बनेंगे, मिर्जापुर वाला डायलॉग देखे ही होंगे, है ना, पढ़ लिख के क्या करें अब। तो वहां पे प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, मेरा प्लान एकदम क्लियर था कि प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, सीधे आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। और
कि 2018 मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था कॉलेज से निकलते, तो मैं कॉलेज से आया था घर पे 12 मई को, और 2 जून को मेरा यूपीएससी का पेपर था। अब मैं एकदम ये बात नहीं कहूंगा कि मैं 20 दिन पढ़ के मैंने एग्जाम निकाला था। मैंने पढ़ाई बहुत पहले से ऑलरेडी कर रहा था, और नोट्स वोट्स मैंने पूरे बना रखे थे, चीजों की प्रिपरेशन कर रखी थी। तो मेरे लिए बहुत भारी नहीं था, और मेरा एग्जाम निकल गया, प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाइड हो गया। लेकिन हाँ, कॉलेज में इतना समय नहीं मिल पाता था कि मेंस की तैयारी हो पाए सही से। तो जी। प्रीलिम्स में 130 नंबर आए थे उस साल, लेकिन मेंस में एकदम लगा कि, तो फिर वो बेसिकली पढ़ाई की मेरी अब तक की ऐसी जर्नी रही। सर एक बहुत छोटा सा और जनरल सा क्वेश्चन, और बहुत सारी ऑडियंस का, और सर कई बार मॉक इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा गया होगा कि सर जो आईआईटी ग्रेजुएट्स रहते हैं ना, जनरली प्लेसमेंट छोड़ के आजकल देखा जा रहा है कि सर यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं। तो सर आपका जो हिडन मोटिवेशन था इसके पीछे वो क्या था सर? देखिए, एक तो मैंने आपसे सीधे बताया कि मेरा हिडन मोटिवेशन क्लियर था मामला। आईआईटी एक, देखिए जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, आपको ना एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है आईआईटी से। जी सही बात। ये बात समझिएगा, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप 12, आप सोचिए एक एक दो बच्चों को हम कंपेयर करते हैं एक बार, तो आपको अपने आप मामला क्लियर हो जाएगा। दो बच्चों को कंपेयर करते हैं, एक बच्चा है जो 12th के बाद नॉर्मल कॉलेज से बीए कर रहा है, जी। और एक बच्चा है जो 12th के बाद आईआईटी चला गया। अब आईआईटी में जो चला गया तो उसको 4 साल 5 साल घर का प्रेशर एकदम नहीं है, हम्म। उसको दुनिया कोई पूछेगी नहीं, सब लोग यही हल्ला मचेगा, अरे आईआईटी में पढ़ता है, आईआईटी में पढ़ता है। उसको कोई पूछने वाला नहीं। और जो 12th पास करके बाद बीए में गया नॉर्मल कॉलेज से, उसको एकदम रिश्तेदार पड़ोसी एकदम बंदूक लेके उसके पीछे पड़े रहेंगे कि ससुरे क्या कर रहे हो, अरे यार ये ऐसे फालतू कॉलेज से बीए कर रहा है। अब कोनो बीटेक कर रहा है प्राइवेट स्कूल से, कहेगा अरे ये ससुरा यहीं से कौन बीटेक किया है, और बीटेक वाले तो आजकल खलिए घूम रहे हैं। जी। तो वो वो क्या होता है ना, जब आईआईटी में आप चले जाते हैं तो आपको आपका थोड़ा सा आपका गोल, और जो आपके साथ में सहपाठी लोग रहते हैं, आप उनको भी compete करके देखते हैं। जी। तो मैंने कहा कि जैसे मेरा मोटिवेशन तो न्यूज़पेपर में नाम आना था स्टार्टिंग से ही, ये क्लियर मामला था कि स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर में भाई नाम आए, है ना, वो मोटिवेशन था। बहुत सारे जो आपने कहा और लोगों का भी ये मोटिवेशन रहता है कि एक लेवल आप अचीव कर चुके हैं, हम्म। अब आपको प्रेशर नहीं है, आप समझ रहे हैं, अब आपको जिंदगी में प्रेशर नहीं, कुछ करके दिखाने का उतना प्रेशर नहीं है। अब आप खुद से चैलेंज करना चाहते हैं जिंदगी को, तो हिडन मोटिवेशन दूसरा ही हो जाता है कि आप खुद चैलेंज करना चाहते हैं कि और क्या। आप देखेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पहले आईआईटी का एग्जाम निकाले, फिर आईएम में जी। पढ़े, आईएम क्रैक किया, फिर यूपीएससी में आए, यूपीएससी क्रैक किया, उनका अभी भी पेट नहीं भरा। इसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने, एमबीए करने फॉरेन में चले गए। तो मतलब जो होती है ना कि यार और लेना है, कुछ और अचीव करना है, कुछ और अचीव करना है, तो एक हिडन मोटिवेशन ही हो जाता है, क्योंकि आपका जो पीयर ग्रुप होता है आईआईटीज में या जो बड़े कॉलेज में, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। अब मेरे जितने दोस्त हैं, कोई फॉरेन में कहीं पे बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, कोई आईएम से पढ़ के अभी वेंचर कैपिटलिस्ट बना हुआ है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार, हम नीचे कैसे रहे। तो ये एक हिडन मोटिवेशन होता बिल्कुल ही एकदम फिल्टर्ड बातें थी सर, और एकदम सच्ची बातें थी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि सर जब जिस दिन आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया था, और फाइनली सर इतने सालों की जो मेहनत है वो आपको एकदम दिखी और आपका है। नाम वहाँ पे था, तो सर उस दिन आपके इर्द गिर्द सर कैसा माहौल था, आपके मन में सर क्या इमोशंस थे और कैसा लग रहा था आपको सर? देखिए, 23 मई, अगर मैं एकदम श्योर हूँ, 23 या 22 मई को रिजल्ट आया था, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। फीलिंग तो आगे थी कि रिजल्ट आने वाला है, और 3 बार फेल हो चुके थे ऑलरेडी इंटरव्यू में जा जाके। मतलब जो रिजल्ट का दिन है, फाइनल रिजल्ट का दिन, वो मेरे लिए अब तक बड़ा घातक रहा है ना। जी। अब समस्या ये था, जब मम्मी के पास देखता था, जैसे एक हफ्ते पहले, अब बाद में ये पता चला कि मम्मी को भी पता था कि अब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मम्मी के दिमाग में था, देखिए मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और बहुत ज्यादा इन मामलों से, पढ़ाई लिखाई से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उनका मतलब वो अपनी जान दे सकती है, मतलब मैं इतना जी। बस कह सकता हूँ। तो उनका क्या था कि उनको ये पता होता था कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उनके देखिए दिमाग में मामला क्या था, जब प्रीलिम्स होता है अगला, उसके एक हफ्ते पहले रिजल्ट आता है, उनके दिमाग में ये बात क्लियर थी। उनको जी। डेट वेट से कोई मतलब नहीं था, उनको न्यूज से कोई मतलब नहीं था, उनके दिमाग में ये क्लियर था एक हफ्ते पहले। वो भी किसी से बात करना बंद कर दी थी, और एकदम शांत, मतलब नहीं होता है कि आदमी परेशान हो रहा है अकेले। और मैंने इस बार, क्योंकि 2 बार बहुत हल्ला हुआ था, तो मैंने इस बार सबसे बोल दिया था रिजल्ट के बारे में मेरे से कोई बात नहीं करेगा। और जिसने मेरे से बात कर दी, तो वो मेरा दुश्मन है। मतलब मैंने ऐसे सीधे बोल दिया था कि मेरे से बात कर दिया मतलब तुम मेरे दुश्मन हो, फिर तुमने मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दिया अगर रिजल्ट के लिए, तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा, चाहे तुम मेरे कितने भी खास दोस्त रहो। मुझे रिजल्ट के बारे में बोले तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधे बात। और मैंने बहुत सारे लोग को किया भी। जी। तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं केवल क्या था, मैं हिंदी लिटरेचर रिजल्ट के दिन के एक दिन पहले क्या था, अब पता चल गया था, एक दो लोगों ने डाल दिया था पोस्टर की रिजल्ट आने वाला है। तो भाई हालत खराब हो गई थी एकदम कि यार फिर एक बार, मैं तो यही सोच रहा था एक बार फिर से फेलियर आएगा, है ना।
क्योंकि देखिए सीधी बात है, रिजल्ट इतना अनएक्सपेक्टेड होता है ना कि आप मतलब नहीं श्योर हो सकते कि रिजल्ट आने वाला। अच्छा, पीसीएस का रिजल्ट एक महीने पहले मतलब 7 अप्रैल को पीसीएस का रिजल्ट आया था, तो पीसीएस रिजल्ट मेरा हुआ नहीं था जिसमें मैं श्योर था कि मेरा फर्स्ट सेकंड रैंक रहेगा। तो मैं यह भी यहाँ पे भी श्योर हो रहा था कि यार होने वाला नहीं है, देखो सीधी बात है, होने वाला है नहीं अपना। तो अब 2-3 दिन, एक हफ्ता किसी तरह से झेलना पड़ेगा। तो मैं अंकुरण बैच पढ़ा रहा था यूपीएससी हिंदी में, हिंदी साहित्य। जी तो हिंदी साहित्य, और बगल में भगवान श्री राम थे, और यहीं पे एकदम मतलब जैसे मैं बैठा हूं ऐसे, ये मैं बैठ के समझिए, मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं, और इस साइड भगवान श्री राम की मेरे रूम में बड़ी सी फोटो लगी है, जी बहुत सर बड़ी सी बिल्कुल। फोटो जी है ना, पूरा राम दरबार लगा, देखा होगा अगर आपने जी यूट्यूब पे जी देखा जी होगा तो। जी तो वो था, अब मैं मन में यही प्रार्थना करता है, हे बजरंगबली, लिस्ट में लास्ट नाम मेरा हो जाए बस। मुझे कोई रैंक नहीं चाहिए, मुझे आईएएस नहीं चाहिए, मुझे आईपीएस नहीं चाहिए, मुझे आईआरएस नहीं चाहिए, मेरा लास्ट नाम हो जाए बस। मैं इतनी इच्छा करता हूँ, जनरल की रैंक 430 तक आएगी, 430 440 ऐसे समथिंग कुछ आएगी, मेरी वही वाली रैंक रहे बस, मेरे से क्लोज हो जाए, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। और मैंने कहा यार अब क्या करूं, तो मैंने कहा हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाना मजबूरी था, लोगों से पैसे उस समय लिए थे। पढ़ा रहा था, आधा घंटा लेक्चर बनाया था तब तक। और टेलीग्राम, क्योंकि मुझे ये बात पता थी, एक बात और मामला क्लियर था कि रिजल्ट आते ही यूपीएससी की वेबसाइट हो जाएगी हैंग, इनकी जी वेबसाइट पे लोड लेने की क्षमता है नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, बहुत दिन बाद वापिस वो वाला दिन याद आ रहा, मतलब मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4-5 महीने बाद हम लोग वो बातें वापिस, वो सीन मेरे दिमाग में एकदम आ गया है सामने। तो मैंने क्या किया था, ऐसे पढ़ा रहा था, मैकबुक पे ऐसे पढ़ा रहा था, और आईपैड पे लिख रहा था, और बगल में मैंने मोबाइल ऐसे ऑन किया हुआ था, टेलीग्राम चैनल, क्योंकि मुझे होता टेलीग्राम पे सबसे पहले दे देंगे रिजल्ट। जी मतलब इवन जो यूपीएससी पे आता है वेबसाइट पे, उससे पहले टेलीग्राम पे आ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बाहर लगाते हैं दीवार पे सबसे पहले, तो उसकी अच्छा फोटो हाँ खींच के लोग वहीं पे, लोगों की भीड़ वहां पे रहती है, असल में यूपीएससी बिल्डिंग पे लोगों की भीड़ रहती है। तो मैंने देखा एक बच्चे ने लिखा 226, एक बच्चा था अपने परिवार वाले ग्रुप पे लिखा 226। अब मेरी हार्ट बीट समझ लो रुक गई एकदम, मतलब होता है ना कि भाई खत्म, पैर के नीचे ऐसा लग रहा था धरती गायब हो गई है, कांपना शुरू कर दिया। मैं समझा भाई गए, इस बार भी गए, किसके बारे में बात हो रही, क्या चले। मैंने तुरंत लेक्चर बनाए हुआ आधा काट दिया, रिजल्ट देखा आ गया, तुरंत भगवान का पैर छुआ, मम्मी मम्मी चिल्लाते भागा। यही उस दिन का सीन था पूरा। और मम्मी फिर बता रही थी कि वो भी एक हफ्ते से एकदम परेशान थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको आइडिया था कि रिजल्ट आने वाला है, और जी हमसे, मेरे से बात करने किसी की हिम्मत थी नहीं। मतलब मैंने सबको हड़का के रखा था, किसी एक व्यक्ति ने भी बोल दिया ना रिजल्ट के बारे में। क्योंकि क्या होता है, इसके एक साल पहले निशांत भैया है, शायद जानते होंगे आप, तो जी निशांत भैया ने बहुत हल्ला मचा दिया था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो उनको मैंने खूब गरियाया था, मतलब जम के। मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा आज से बात नहीं करूंगा और दुश्मनी हो जाएगी। फिर इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो ये था सीन। बहुत ही बढ़िया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर जैसे आपने कुछ फेलियर्स अपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में देखे हैं, तो सर अगर आप पहले दिन की जो आपकी तैयारी थी और सर जो रिजल्ट का दिन था, तो उसके बीच में सर आपको क्या लगता है सर एक कारगर स्ट्रैटेजी जो है वो एस्पिरेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी उनको बातें ध्यान रखनी चाहिए? कई बार सर क्या रहता है, कोई एक जो एस्पिरेंट है वो कोई ऐसी बुक लिस्ट पकड़ के चला जाता है जो शायद सर उसमें और एडिशन करता रहेगा, कोई और रिसोर्सेज उठा लेगा, तो सर कई बार थोड़ा कंफ्यूजन रहता है वहाँ पे। प्रीलिम्स का जो सिचुएशन देखते हुए सर वो हम जानना चाहते हैं कि सर क्या इसमें आपका रहेगा सर? देखिए, दो दो बातें मैं कहूंगा। जो मेरा फेलियर है 4 बार का, 3 बार का सॉरी, जी उसमें सबसे बड़ा एक कारण रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कह सकते हैं वो रहा है ऑप्शनल। अच्छा, इसमें यूपीएससी की भी बराबर गलती है। देखिए, अब मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ तो आपको मैंने 2018 दिया, तो 2018 में मेरी तैयारी ढंग से नहीं थी, मैंने कहा मेंस नहीं तैयार कर पाया था, आंसर राइटिंग नहीं के बराबर किया था मैंने, और मेंस देने चला गया। तो मेरे ज्योग्राफी ऑप्शन में आया 225 नंबर। हम्म, यूपीएससी रिजल्ट देता है 1 साल बाद, जी ठीक है, 1 साल बाद रिजल्ट देता है, तब तक आप अगले प्रीलिम्स दे रहे होते हैं। सोचिए, फॉर्म ऑप्शनल सब आप भर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, जी कैसी साइकिल होती है आप समझेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कहां गलती थी। मेरे जीएस में नंबर पहली बार कम थे, 333 नंबर थे। ठीक है, तो मुझे ये फील आया कि मैं जीएस में नंबर थोड़ा बढ़ा लूंगा, और ऑप्शनल तो पढ़ा ही नहीं था। अगर मैं जीएस में 400 क्रॉस करता हूं और ऑप्शनल में अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तब मेरे 225 आ गए, तो मैं थोड़ी मेहनत कर दूंगा तो मेरे 290 80 आराम से क्रॉस हो जाएंगे, और मेरी टॉप में रैंक आ जाएगी। जी मैंने ये सोच के तो फॉर्म ऑलरेडी भर दिया था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स दे दिया। उस बार मैंने ऑप्शनल खूब पढ़ा, मतलब रगड़ा एकदम, 700-800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, और मेरे ऑप्शनल में नंबर फिर नहीं आए, 200 नंबर आए। कोविड का भी समय था, तो वो 3 महीना 4 महीना खिंच गया था एग्जाम।
उसमें भी मैंने खूब रगड़ा था। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये समझिए कि जब 2019 वाले में कोविड नहीं था, 20 वाले में कोविड था, सॉरी। हम्म। तो 19 वाले में मैंने ऑप्शनल खूब रगड़ा 3 महीने। तो जब एग्जाम दिया और मैंने सोचा मैं तो फोड़ दिया हूँ एकदम, मतलब कमाल कर दिया। इंटरव्यू कॉल भी आ गई। अब मेरा ये श्योर था कि मेरी तो रैंक मतलब टॉप 50 में मान के चल रहा था उस समय। सेकंड अटेम्प्ट में मान के चल रहा था कि अपना तो भाई कमाल है, मतलब हिंदी मीडियम से पहली बार कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल से टॉपर बने। अब जब रिजल्ट आया नहीं हुआ तो समझ ही में नहीं आया हुआ क्या। जी। अब एक हफ्ते बाद फिर से प्रीलिम्स था। आप साइकिल देखिए, फॉर्म ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल का भर रखा था और मार्कशीट आई नहीं थी। मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूं, मेरे पास कोई मार्कशीट ही नहीं है, ठीक है। और कोविड ऑलरेडी आया था, तो अक्टूबर में प्रीलिम्स था। अक्टूबर में प्रीलिम्स था उस टाइम, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में अक्टूबर में प्रीलिम्स था और मेरे पास कोई मार्कशीट नहीं थी। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या। जब मैंने प्रीलिम्स दिया थर्ड अटेम्प्ट में, उसके बाद मार्कशीट आई तो मैंने देखा मेरे ऑप्शन में 203 नंबर है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो ब्लंडर हो गया एकदम। ये हो कैसे सकता है, तो संभव ही नहीं, असंभव है। अब प्रीलिम्स हो चुका है, प्रीलिम्स में फोड़ चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रीलिम्स का मतलब कुछ नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरा ऑप्शनल गड़बड़ अगर मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में सोचिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में 203 नंबर आने के बावजूद मेरा सिलेक्शन 17 नंबर से रुका था, इतने खराब नंबर के बावजूद। तो मेरे जीएस और एसए में बहुत अच्छे नंबर थे। जी। तो प्रॉब्लम ये हुई, मैं तो ये तो मैं समझ गया कि ज्योग्राफी से अब मेरा काम नहीं होगा। क्यों? मैंने अपना बेस्ट दिया था ज्योग्राफी उस साल, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, मतलब खूब पढ़ा था, सोर्स पढ़े थे, काफी नाम याद कर रखे थे लोगों के। तो होपलेस हो गया। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है वो मैं सोच लिया था कि अब मेरे लिए ऑप्शनल टिकेगा नहीं। हम्म। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी समय छोड़ दिया था कि अब मेंस तो गया इस बार का, और जो है कुछ लेना देना है नहीं, छोड़ो अब अगली बार का सोचते हैं, इस बार कुछ होगा नहीं। उस साल मैंने भरा था ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का मेरे पास सर्टिफिकेट था, क्योंकि मैं जी। खुद कुछ अर्न करता नहीं था, तो सर यूपीएससी हिंदी भी नहीं थी। फिर से इंटरव्यू कॉल आ गई। अब फिर से दिमाग डाउट कि भाई जियोग्राफी में आपको पता ही नहीं होता ना आपके नंबर किस जी। में कम है, आपके ज्योग्राफी में नंबर आ गए कि आपके जीएस में नंबर, आपको कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है ना। तो इंटरव्यू दिया, लेकिन ये मामला अंदर से श्योर था कि मतलब बर्बाद है, कुछ फायदा नहीं है। तो बेसिकली यूपीएससी का जो रिजल्ट साइकिल है उसके कारण तो मेरी स्ट्रेटजी में गड़बड़ हुई थी, रिजल्ट साइकिल कारण। और मुझे ऑप्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट में चेंज कर देना चाहिए था। ये एग्जैक्टली। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई। हिंदी साहित्य मैंने लिया, मैंने 3 महीने मेहनत की, मतलब 3 महीने मैंने जम के मेहनत की। मैंने जीएस पे ध्यान नहीं दिया 3 महीने, प्री के बाद मैंने हिंदी साहित्य प्री के बाद पढ़ा है और मेरे 263 नंबर आ गए। तो अलग लेवल का जंप हुआ कम एफर्ट में। तो मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा ऑप्शनल ही मतलब डुबा दे। जीएस में तो हर बार नंबर एवरेज बहुत प्लस होते थे, मतलब टॉप में ही होते थे, हिंदी मीडियम में अच्छे नंबर थे जीएस। जी। और सर इसी के आगे सर एक जो बेसिक बुक लिस्ट रहती है सर, उस वो आपने क्या फॉलो करी थी, वो अगर आप एस्पिरेंट्स को बता पाए तो। हाँ, देखिए, हाँ यहाँ पे मैं ये बात मैं भूल गया था, बढ़िया क्या आपने किया। देखिए, एक स्ट्रेटजी मेरी बहुत सही थी जिससे मेरे जीएस में नंबर आ रहे थे, और ऐसे में आप मानेंगे 4 बार मेरे लगातार 131 नंबर आए फिक्स, है ना। तो कुछ लोग दिखाते होंगे तो 170 नंबर, वो पता है क्या, वो 2016 के दिखाते हैं नंबर। इधर अच्छा। ऐसे में नंबर नहीं मिलते। जी। 140 इधर हिंदी मीडियम, 140 42 मतलब हाईएस्ट। ऐसे में इसमें नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे 131 एकदम फिक्स है। अब क्या है ना, मैंने एक काम किया था, मुझे तो, क्योंकि जीएस मेरे नंबर भी अच्छे आ रहे थे, तो मैंने स्ट्रेटजी में चेंज नहीं की। जो फर्स्ट टाइम फॉलो किया था भाई, बुक लिस्ट एकदम नहीं चेंज करनी है। हम्म। लोग गलती यही करते हैं, पता है, लोगों के एक बार नंबर कमाते हैं। जैसे अब मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बात, क्योंकि मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मैं, मान लीजिए मैंने तो अटेम्प्ट दे ही रहा हूँ, बहुत सारे लोग को गाइड कर रहा था, बहुत सारे लोग को मेंटरशिप कर रहा था। तो मुझे कॉमन प्रॉब्लम लोगों की बहुत पता थी कि लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। तो मैंने वो जो देखा है, तो ये देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, जैसे अब पहला अटेम्प्ट दिए प्रीलिम्स, है ना, अब स्पेक्ट्रम पढ़ के गए हैं, ठीक है। हम्म। अब मैं बुक लिस्ट बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एरर बता देता हूं जो आपने पूछा था जी। पिछले ही क्वेश्चन में। तो स्पेक्ट्रम पढ़ के गए, अब आए और उनसे हुआ नहीं प्रीलिम्स, वो प्रीलिम्स फेल हो गए। उनके पास थोड़ी एप्टीट्यूड की कमी थी, इस वजह से प्रीलिम्स फेल हो गए। तो उनके दिमाग में आया कि यार अब क्या करूं। हम्म। तो उन्होंने फिर सर्च करना कोशिश किया। अब भाई नए नए एनालिटिकल होते हैं यूट्यूब, एक से बढ़ के एक यूट्यूबर बता रहे कि हमारी बुकलेट में से आ गया 4 क्वेश्चन। जी। एक बता रहा मैंने तो यही क्वेश्चन ही कराया था। एक ने बताया एक कोई रिसर्च पेपर है वहां से एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का पूछ दिया। अब 3 सोर्स हो गया। अब इन बच्चों को ये दिख रहा है 4 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से। ये 3 सोर्स पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री का। अगले अटेम्प्ट में वो 3 सोर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन कहीं और से बना देती है, फिर फेल हो जाते हैं, और ये साइकिल लगी रह जाती है। जी। मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने ये काम किया था, मैंने हर चीज के लिए एक फिक्स बुक फॉलो की थी। तो मैं बुक लिस्ट लाइन से बता दूं, जैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर की नीति सिंघानिया फॉलो की थी, रीड किया था, बहुत कम चैप्टर रीड किए थे, सारे रीड भी नहीं की थी। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी। अच्छा, इसमें एक चीज और,
6 से 12 तक की एनसीईआरटी मैंने ढंग से पढ़ी थी। ढंग से पढ़ने का मतलब मैंने 2 बार रीडिंग लगाई थी, रीडिंग केवल, कोई क्वेश्चन मतलब अंडरलाइन नहीं किया, उससे कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं। 2 बार रीडिंग लगाई, उसके पीछे के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, ठीक है। ऑनलाइन क्विज दे लिया, जैसे दृष्टि वेबसाइट पे क्विज अवेलेबल था, वो क्विज दे लिया, मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट। मैंने इस तरह से एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ी थी। तो इस वजह से मैंने मीडिएवल के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी। सतीश चंद्रा और रामशरण शर्मा मीडिएवल और उसके लिए क्या कहते हैं, प्राचीन भारत के लिए मेरे पास रखी हुई थी, एकदम नई की नई। मतलब वो पन्ना भी नहीं खोला मैंने उसका, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था हिस्ट्री में। तो मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम 2-3 बार रीडिंग की, 3-4 बार मान लीजिए रीडिंग की, उसको पढ़ा है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और सतीश चंद्रा मैं रिकमेंड कर देता हूं, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक पढ़ी थी वो ढंग से पढ़ी थी, तो उससे कवर हो गया था। जी। ज्योग्राफी के लिए केवल एनसीईआरटी, कोई अदर चीज नहीं, ओनली एनसीईआरटी। इवन मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, तो ऑप्शनल के लिए मैंने कुछ बुक बनाई थी, जैसे सविंदर सिंह मंगाई थी, सविंदर सिंह के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे, इसी वजह से ऑप्शनल में फेल भी हो रहा था। तो ये था मेरा ये। इन्वायरमेंट के लिए मैंने, हम लोग का आईआईटी में ना 2 चीजों का कोर्स हुआ था, असल में इलेक्टिव सब्जेक्ट होते थे। जी। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, मैंने आईआईटी में, हमारी क्लास चली थी वहां पे, तो वहां पे मैंने पढ़ा था, तो मुझे सही से आता था। कुमार मिस्टर के नोट्स भी पढ़े थे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए, तो मेरे पास वो भी हो गया था। ध्येय में पढ़ाते कुमार मिस्टर, उनके नोट्स मुझे मिल गए थे, उनकी कुछ क्लासेस मिल गई थी, तो मैंने वो किया था। तो ये हो गया था मेरा इकोनॉमिक्स का। इन्वायरमेंट के लिए फिर वहां पे आईआईटी में क्लासेस हुई थी, और फिर मैंने क्या किया था, सीधे जो विजन का करंट अफेयर था, चूंकि बेसिक आईआईटी में पढ़ा दिया गया था, जो बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या जी। होता है, ये सब वहां पे पढ़ा दिया गया था। तो फिर मैंने करंट अफेयर से फोकस किया था। तो ये हो गया इसका, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन की मैगजीन के अलावा कोई सोर्स नहीं फॉलो किया पढ़ने के लिए। तो विजन की मैगजीन रिगरसली पढ़ता था, क्वेश्चन अदर अदर सोर्स से लगा लेता था। जैसे दृष्टि की वेबसाइट पे जो मंथली कंपाइलेशन आता है, वो भी सॉल्व कर लिया। अब क्या कहते हैं, एक कोई वेबसाइट मैंने सर्च करके उस समय खोजी थी, मुझे नाम नहीं याद है, वहां पे मंथली मैगजीन के क्या कहते हैं क्वेश्चन आते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो सॉल्व कर लिए, उसके नोट्स बना लिए। तो मैं क्वेश्चंस खूब सॉल्व करता था। अभी विजन वालों ने भी शुरू किया था, तो जो लास्ट अटेम्प्ट मैंने, जो विजन वाले वो मंथली मैगजीन के क्विज आते हैं, उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो मंथली मैगजीन के क्विज, ये मेरा करंट अफेयर्स हो जाता था। तो और क्या रह गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हाँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, जो पीछे बैक में क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व किए। क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने करंट अफेयर्स के बारे में बताया कि आपने विजन की मैगजीन सॉल्व करी है, तो सर हम्म। क्या जो मैगजीन है उसको हम बोल सकते हैं कि क्या ये न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है? देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसमें भी मैं 1 मिनट का डिस्कशन बताऊंगा। जी। देखिए क्या होता है ना, आप, 2 चीजें, एक बार 2013 के पहले, 2013 नहीं, चलिए 2016 का टॉप डेट रखते थे, जियो रिवोल्यूशन जब से आया, जियो, जियो के पहले जियो के बाद 2 फेज में अगर बांटेंगे, तो यूपीएससी के लिए चीजें बहुत चेंज कर गई हैं, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई चीजें। 2016 से पहले आपके पास ऑनलाइन मटेरियल नहीं होते थे, आपके पास ऑनलाइन कंटेंट नहीं होते थे, आपके पास चीजों का फॉर्मेटिंग नहीं होती थी, आपके पास टॉपर्स कॉपी नहीं होती थी, आपके पास कुछ नहीं। आप एक चीज समझिए, मुझे एक बात सोच के बताइए, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए क्या न्यूज़पेपर कंपलसरी है? नहीं। यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए 200 शब्द, 250 शब्दों में टू द पॉइंट आंसर राइटिंग कंपलसरी है। जी। समझ में आ रहा है? एप्टीट्यूड जरूरी है, जिससे 45% कट ऑफ प्रीलिम्स का क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं। प्रीलिम्स में कट ऑफ 45% जा रहा है, 100% जा ही नहीं रहा है कट ऑफ। डीयू का कट ऑफ नहीं है कि 100% या 99.99% जाएगा, ठीक है, बात को समझिए, ये डिफरेंस है। तो क्यों ना हम अपना कॉस्ट बेनिफिट देखें। जी। अब अगर आप कॉस्ट बेनिफिट देखते हैं, तो न्यूज़पेपर का क्या है, जैसे अब एक बार द हिंदू उठाते हैं आप, चलिए, द हिंदू या दैनिक जागरण, जो भी आप उठाते हैं, आप देखेंगे G20, मोदी जी ने ये कहा, कनाडा से झगड़ा चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना। इंटरनेशनल न्यूज आपको यही सारी मिलेंगी लाइन से, जी। और पूरे महीने 2 महीने आपको केवल यही 4 टॉपिक न्यूज में मिलेंगे, ठीक है, यही 4 टॉपिक न्यूज में मिलेंगे। आपने पहले दिन पढ़ा, पहले दिन आपने देखा G20 के बारे में, आपने पढ़ा कि G20 ये होता है, ये होता है। फिर आपने एक बार देखा कि G20 से फायदा क्या है, अगले दिन एक दिन पेपर में एक आर्टिकल निकला, वो बताया। अब मान लीजिए इन्हीं 1 महीने में 10 आर्टिकल आए थे, ये कंपाइलेशन और ये चीजें लाइन से मुझे एक जगह मिल जाती हैं, तो मेरे लिए बुरी है कि बेकार, मतलब अच्छी है। तो ऑब्वियसली अगर सर, आप ये चीजें देखेंगे, एग्जैक्टली आप देखेंगे, तो जो विजन की मैगजीन है, या जो दृष्टि की मैगजीन है, जो कुछ नई जो मैगजीन आ रही है, मुझे सबके नाम नहीं पता, मैंने विजन फॉलो की थी बेसिकली। तो विजन की मैगजीन में सारी चीजें अरेंज है। जैसे अब G20 न्यूज में है, तो G20 के बारे में बता दिया कि कब बना था, क्या है, ट्रायोका क्या है, इसका इस बार का थीम क्या है। फिर
G20 से फायदा क्या है, G20 के समक्ष चुनौतियां क्या है, क्वेश्चन आएगा तो यही तो आएगा, एग्जैक्टली। वो उसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें मैं ये सजेशन देता हूं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था, 2-3 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए ताकि आपके मन को संतुष्टि हो जाए। उसके बाद मैगजीन विजन की मेरी सबसे मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर्स के लिए, बढ़िया। और आपका कॉस्ट बेनिफिट, अगर आपको साल भर में तैयारी करनी है तो आप डेली 3 घंटा न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते, ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। और प्रीलिम्स में कट ऑफ 45% है, तो अगर मान लीजिए द हिंदू से 2 क्वेश्चन आया था और मेरा छूट गया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बात समझिएगा। हम्म। क्वेश्चन में तब रुकेगा, पता है क्या, पॉलिटी का आर्टिकल 21 क्या है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, भूल गया वहां पे एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर में भूल गया आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार है कि जीवन की रक्षा का अधिकार है, मैं ये भूल गया। जी। बहुत सिंपल आर्टिकल में भूल गया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन रुकने का आधा सबसे बड़ा कारण ही होता है, चीजों को रिवाइज नहीं किया मैंने, जो नोट्स बनाए वो देखे नहीं, और हम सोचते हैं कि हमने सोर्स कम पढ़े, ये मिस्टेक करते हैं, इस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। सर अगला क्वेश्चन होगा जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अभी भी दिमाग में चल रहा होगा कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में सर एक जनरल डिफरेंस होता है। अक्सर लोग मेंस की तैयारी को लेके ना सर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता कि भाई आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सर इतने सारे चीज़ें आ गई हैं रिसोर्सेज यूट्यूब पे कि सर वहाँ पे इतना कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई चालू कहाँ से करना है, सब तो बता रहे हैं, बट व्हाट इज द बेसिक अप्रोच सर जो जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहा बिल्कुल, देखिए अगर स्क्रैच से कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, एनसीईआरटी। है जी। एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स। आप जैसे मान लिया आप एकदम ही जीरो से, अगर एकदम आपको कुछ नहीं आता, जैसे जैसे मेरी स्कूलिंग सरकारी स्कूल था, मैंने बताया, तो मैंने एनसीईआरटी मतलब स्कूल टाइम में भी सही से पढ़ी नहीं थी, तो मेरे पास तो मजबूरी थी कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी, ठीक है। जी। तो जो मेरे जैसे गधे बच्चे हैं कि एकदम एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए क्या करें ना, क्लास 6 से 12 तक की आप एक बार रीड करिए बुक लिस्ट, ठीक है, रीड करिए, 3-4 महीने का टारगेट रखिए, खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता है। जब 10th में पहुंचे या 11th में पहुंचे, तो 11th या 10th के क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले जो 150 शब्द वाले होते हैं, उसमें भी 150 शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं, और एकदम सटीक होते हैं, पता है आप देखेंगे ना, इस्थमस और स्टेट में डिफरेंस एनसीईआरटी में पूछा हुआ है। जी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपीएससी क्या करती है, एक लाइन ऐड करके पूछ देती है, कोई करंट अफेयर से ऐड करके पूछ देती है, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ देगी यूपीएससी, और क्या पूछेगी। तो जी। अगर आप देखेंगे इस बात को, तो एनसीईआरटी के पीछे के जो 150 शब्द वाले क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करिए, सारी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पास पंचवर्षीय योजना नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे। सिलेक्टिव कर लीजिए कि पॉलिटी के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एनसीईआरटी से, हिस्ट्री के 50-40 क्वेश्चन कर लिया, ज्योग्राफी के 40 कर लिया, टोटल 150-200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एनसीईआरटी 11-12 से कर लिया, मिक्स करके, रैंडम सेलेक्ट करके। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे एक चीज सजेशन दूंगा, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो जब एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं, तो पीछे आंसर दिया भी होता है, तो जी। मतलब वो जो पैराग्राफ, जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में ही उसके आंसर छुपे होते हैं, वहीं से खोज के निकालना है, तो आपका जो डर है ना आंसर राइटिंग के प्रति, एक बार वो समाप्त होने लगता है। और फिर तो एक बार कूदना होता है, फिर जैसे होता है ना स्विमिंग पूल में एक बार डूबने से, हम लोग स्विमिंग, जैसे अभी मैं यहाँ पे आके मैंने स्विमिंग सीखा लवास्ता में, एक अच्छी चीज यहाँ पे सीख ली, स्विमिंग अब मुझे सही याद है। तो पूल में क्या होता है, पूल में पहले दिन उठते तो आप डूबने लगते हैं, तो जी। जो कोच होते हैं वही सिखाते हैं फ्लोट करना, कि देखो फ्लोट ऐसे करना, एकदम हाथ छोड़ देना, एकदम सांस ढीला छोड़ के उतर जाना, एकदम फ्लोट करना है। बस फ्लोट करने होते हैं तो तैराकी अपने आप आ जाती है। आंसर राइटिंग के साथ भी यही है, एक बार एनसीईआरटी का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कुछ भी लिख डालेंगे, है ना। तो यहां से स्टार्ट, स्क्रैच से स्टार्ट, यहीं से करना। ओके। सर जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि आपके कुछ अटेम्प्ट शुरू में ऑप्शन की वजह से रुक गए थे, तो सर ऐसा ही हो सकता है सर कई एस्पिरेंट्स के साथ भी हो रहा हो जहाँ पे उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो। सर उसके बाद भी हमने देखा है सर, आपकी वीडियोस में भी देखा है कि आपकी एक बहुत जॉली पर्सनैलिटी है सर, और आप एक अपने इर्द गिर्द सर एक ऐसा एक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं जहाँ पे ना मायूसी या ऐसा कुछ शब्द अगर मैं बोलूँ तो वो होता नहीं सर, मैंने आपके बहुत कुछ बहुत ब्लॉग्स भी धन्यवाद। देखे हैं। तो सर आज का यूथ तो ऐसा हो गया है कि पहले अटेम्प्ट से पहले ही सर वो थोड़ा निराश हो जा रहा है, तो सर क्या है इसके ऊपर आपकी राय? बहुत बड़ी बात है ये, आपने मतलब एकदम ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं खुद सोच रहा हूँ इस पे प्रॉपर एक सेक्शन लेने के लिए। मैं सोच रहा हूँ, मुझे इतने पर्सनल मैसेज आते हैं ना, सर मेरे मम्मी पापा ने बोला, मैं अभी 19 साल का, मम्मी पापा ने बोला कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जी। अरे भाई, मतलब क्या बॉर्डर पे भेज रहे हो क्या बच्चों को, है ना। और बच्चे भी, सर मेरे पास यही आखिरी अटेम्प्ट है सर, मुझे कुछ ऐसी दवाई खेल, मैंने कहा भाई, मैं तो ऐसे बोलता हूँ सीधे, भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैं तुम्हारा कहाँ से करा दूंगा, कोई बढ़िया एग्जैक्टली। गाइड खोज। मैं और क्या बोलूं, मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है, ये भी नहीं कि मैं हमेशा हंसता ही रहता हूँ, बहुत रोया, मैं दुखी भी बहुत हुआ हूँ,
लेकिन आपको एक मोटिवेशनल सोर्स चाहिए होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे साथ क्या होता था तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट नहीं आया, अब मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मैं देख रहा हूँ मम्मी रो रही है मेरे से ज्यादा, है ना, भैया मेरे से ज्यादा रो रहे हैं। अब उनके सामने मैं रोऊंगा तो मेरे पास तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि उनको भी संभालना है। जी सर। अगर मैं रोना शुरू कर दिया तो वो साइकिल चली, मैं रो रहा हूँ, वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, वो खत्म ही नहीं होने का नाम लेगी। यहाँ पर समझदारी दिखानी पड़ती है। जब रिजल्ट के दिन का मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट के दिन का, तो वहां पर सीधी बात है, मैं अकेले में जाके रोता था। मैं मिर्जापुर ये सब देख रहा था तो मैं रूम पे जाके अकेले में रात भर रोया, ऐसे किया। रोता है इंसान, रोना बुरी चीज नहीं है, ये बात ये समझिए। जी जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि रोना बुरी चीज है, अरे भाई तुम्हें दुख हुआ है तो रो ना, तुम्हें चोट लगी है तो दर्द से चिल्लाओ ना, पैर टूटा है जी तो उसको क्यों रोकना है, अपने आप को बहादुर क्यों दिखाना है। हाँ, लेकिन एक चीज है, मैं बचता कैसे था इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से, क्योंकि मुझे एक चीज पे, मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, बजरंग बली पे मतलब स्टार्टिंग से भरोसा है। तो मैं ये सोचता था कि एग्जाम इज नॉट एंड, है ना, एग्जाम एंड नहीं है। अभी भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, अभी मैं आईपीएस हूँ, हो सकता है मेरा कल को मूड ना करे यार पुलिस की जॉब मुझे ना अच्छी, मैं छोड़ दूं पुलिस की जी जॉब, है ना। हो सकता है मैं आईएएस में, मान लो मैं फिर से, मान लो मेरा मन पुलिस में नहीं लग रहा है, मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया, मैं आईएएस भी बन गया, हो सकता है मुझे आईएएस में भी मन ना लगे। तो अच्छा, कई लोग ऐसा कर भी ना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जी सर। आजकल नौकरी छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे आप देखेंगे ना, कंटिन्यूअस लोग नौकरियां छोड़ के कुछ ना कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में वापिस आ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप किसी चीज को एंड मत मानिए, हर चीज मीन है, एंड आप खुद है, ठीक है। जी आप अगर खुश नहीं है, एक एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी हार्ड हो जा रही है कि आप उसके लिए दुखी हो जा रहे हैं, आप उसमें डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, है ना, तो वो एग्जाम आपके लिए सही नहीं है फिर मेरे हिसाब से। दिस इज नॉट योर कैरियर, ठीक है। तो मैं ये मानता था, दूसरी चीज मैंने ये माना था कि यार मेरा अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बजरंग बली मेरे लिए कुछ बड़ा लिख रखा है। मैं ये देखिए, ये मेरी सोच थी, ये सीरियस बता रहा हूँ, मेरी बहुत सही सोच थी इस मामले में। तो मैं ये मानता था, जब जब निराश होता था, बहुत निराशा घेर लेती थी, क्योंकि लोग, आप सोचिए ना, मैं तो सोशल प्रोफाइल था, तो जी। घर, आप जैसे मान लीजिए आप है एक व्यक्ति, या हम्म। चलिए एक एक्स वाई जेड को पकड़ ले, एक व्यक्ति एक्स है, उसके घर वाले इसको ताना मार रहे हैं, या दो चार पड़ोसी या रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। अब मेरे साथ क्या है, मैं यूट्यूब पे था, मुझे यूट्यूब पे 1,000 गालियां, अबे तुम्हारा खुद नहीं सिलेक्शन है, तुम दूसरे को क्या पढ़ा रहे हो, जी है सर। ना, तु, तुम यूट्यूब पे पूरे दिन पढ़े रहते हो, इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे ऐसे कमेंट, गालियों वाले कमेंट। तो मैं ये सोचता था कि बजरंग बली मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रखे है ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पक्का कुछ बड़ा कर दूंगा। तो है ना, कुछ छोटे में रोकना चाहते हैं तो सेलेक्ट करा लें, नहीं तो कुछ बड़ा सोचेंगे। तो एक ये मेरे साथ पॉजिटिविटी थी। दूसरी बात एक है, जो मेरे बगल का इन्वायरमेंट है वो मेरी वजह से तो है ही, बगल के इन्वायरमेंट से आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। जी तो सर। मेरे भैया, मेरा छोटा भाई पल्लव है ना, शेरू है, मम्मी पापा है, ये लोग मतलब मेरे ऊपर प्रेशर आने ही नहीं देते थे, है ना। पड़ोसी क्या बोल रहा है मेरे बारे में मुझे पता ही नहीं है, खुद ही लड़ लिए, है ना। तो हम लोग, आप देखेंगे ना, जो हमारे भाई है, हम लोग एकदम घूमते हैं, मतलब तीनों, जी जी। एज डिफरेंस 2-3 साल का है, साथ हम लोग मतलब एकदम दोस्त है। मेरी सीक्रेट से सीक्रेट चीज मेरे भैया को पता है ना। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आईआईटी भी कर चुका हूं, मैं सेलेक्ट भी हो चुका हूं, लेकिन आज तक मैंने अपना एक भी फॉर्म, इवन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, एक भी फॉर्म खुद से नहीं भरा है। सारा उन्होंने भरा है, और अकेले में भरा है। मतलब ये हम्म। भी नहीं कि मैं बैठ के भरवा रहा हूं, मैं पता नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट, उनके पास सारे डिटेल्स हैं, वो बैठ के भरते हैं। तो उस इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जब आपके बगल वाले लोग पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप अपने आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर लास्ट बात यही है, एक चीज और जो मुझे ऐड करना है, कई बार बच्चे ना एग्जाम को बहाना मान लेते हैं, ये भी समझिएगा, ये रियलिटी है। हम्म। इस पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि यार हमारा सोशल मीडिया में गाली ज्यादा पड़ेगी। बच्चों के लिए क्या है ना, यूपीएससी एक बहाना मिल गया बढ़िया, कि ये लबासना, लबासना का सपना देख रहे हैं, मोटिवेशनल बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, है हम्म। ना। लोगों के लिए क्या बन गया, एक सपना बन गया है कि वो, अच्छा, कर दूसरा काम रहे हैं। सही बात। समझिएगा मेरी बात, तो पढ़ाई छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, हम्म। है ना, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं, बॉयफ्रेंड घुमा रहे हैं, मतलब जो काम हो सकता है सब कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। छह जी घंटा बैठ के स्थिर होकर पढ़ाई करने में उनकी बात लग जा रही, और फिर फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन को भी देखना पड़ेगा ना हमें, शीशे के सामने आप खड़े हो कि ये तो देखो कि आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो तब नहीं निकल रहा है। और अगर ईमानदारी से 6-8 घंटे पढ़ रहे हो तब नहीं निकल रहा है ना यूपीएससी, तो यूपीएससी में कमी है, आप में कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी में नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह आपका 100% होना है, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ ये बात। तो वही बात है, आप, मैं बच्चों को देखता हूं ना, पूरे दिन इधर उधर की बातें, 1,000 सोर्स, बैठ के बकैती कर रहे हैं, आराम से डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे होगा भाई तुम्हारा सिलेक्शन, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो फिर, जी क्यों सर। होगा सिलेक्शन।
तो ये भी एक बात है। से हम सर जैसे एक अगर मिडिल क्लास एस्पिरेंट की बात करते हैं, हम सर शायद उस दौर से हम मैं भी सर शायद गुजर रहा हूँगा। तो सर कई बार क्या होता है कि हम जैसे अगर मान लीजिए सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते सर कोई एक नया नोटिफिकेशन आ गया, मान लीजिए सर एसएससी सीजीएल का आ गया, या फिर सर कोई और एग्जाम का आ गया। तो सर हम क्या करते हैं, थोड़ी उसकी प्रिपरेशन कर ली, तब तक यूपीएससी का पीछे छूट गया थोड़ा, थोड़ा मैथ्स कर लिया। तो सर इसमें क्या होता है ना, मेरे हिसाब से ऐसा मेरे साथ भी होता है कई बार, कि जो मेजर टारगेट है वो शायद मैं भूल के मैं कहीं छोटे टारगेट के पीछे लग जाता हूँ, और जो मेरा मेजर टारगेट है वो तो होता नहीं है सर, बहुत ऑब्वियस रीजन की वजह से। और जो सर सीजीएल है मेरा, मान लीजिए वो भी नहीं हो रहा है। तो सर इस विकट क्या बोलेंगे सर, टर्मोइल में सर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जानते हैं ये, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये 90% आबादी की प्रॉब्लम है। जी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदर से फील आती है ना कि यूपीएससी में तो उनके लायक नहीं है यार, यूपीएससी में तो बड़े बड़े लोग निकाल रहे हैं, है ना, और उनके लायक नहीं है यूपीएससी, अंदर से ये फीलिंग आ जाती है। तो सोचते हैं चलो आरओ आरओ ट्राई कर लेते हैं, जी सर। यूपी पीसीएस दे लेते हैं, बिहार पीसीएस दे लेते हैं, राजस्थान पीसीएस दे लेते हैं। तो वो 100 एग्जाम के चक्कर में पड़ जाते हैं और उससे एनर्जी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखिए इसमें मैं एक बात कहूंगा, जब पहला अटेम्प्ट देते हैं ना, तो पहला अटेम्प्ट केवल और केवल एक एग्जाम पे फोकस। तो मान लो आप जी। यूपीएससी, अगर आपका टारगेट है कि हाँ भाई ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट है, तो पहला अटेम्प्ट केवल यूपीएससी पे फोकस होके दीजिए। मतलब जो पढ़ना है, जब एक बार आप पढ़ लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए मेरा चौथे अटेम्प्ट में निकला, आप ये समझ लो मैं चौथे अटेम्प्ट में अब 10 घंटे की नौकरी करके समझ लो, इससे ज्यादा की, मतलब मैं बता रहा हूँ यूपीएससी हिंदी जो हम लोग स्टार्ट किए थे, पूरा दिन लग जाता था। इवन यार मेंस के एक हफ्ते पहले ना, मेंस के एक हफ्ते पहले फर्स्ट्रेट हो रहा था कि यार कॉपी चेकर्स चले गए हैं, है ना, कॉपी चेकर्स गायब हो गए थे, बच्चे गरिया रहे थे बैठ के कि सर कहाँ है, हमारी कॉपी चेक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेंस के एक हफ्ते पहले मैं फर्स्ट्रेट हो रहा था। तो अगर आप एक बार सिलेबस पे आपकी पकड़ बन जाती है, आप चीजों को कर लेते हैं और थोड़ा सा आपका भाग्य साथ देता है, तो एक बार सिलेबस करने के बाद आपको 8 घंटे 10 घंटे की फिर मेहनत की जरूरत नहीं होती है। फिर होता है कि आपने थोड़ा आंसर कर लिया, करंट अफेयर्स थोड़ा देख लिया, लगे रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एकदम छोड़ नहीं दिया। हाँ, हम्म। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी अगर आप डेली पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होता है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट होता है। तो फिर आप बाकी समय में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। हाँ, पहला अटेम्प्ट मैं कहूंगा कि मत एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पहला अटेम्प्ट तो फुल, क्योंकि हो सकता है हो ही जाए, पहले अटेम्प्ट में हो सकता है सब चीजें साथ में और हो जाए। दूसरी बात, अगर आप पहला अटेम्प्ट फुल एनर्जी से देंगे, पढ़ाई करके देंगे, तो नो डाउट कि प्री मेंस हो सकता है, प्री मेंस इंटरव्यू तक चले जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इंटरव्यू तक चल जाएंगे तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अब मुझे छोटे मोटे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो जो आप टर्मोइल है ना, वो टर्मोइल खत्म हो जाए। जी तो सर। पहला अटेम्प्ट आपका ये मामला क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या है। अगर आप हम्म। सीरियस होके देते हैं, नहीं सीरियस है, तो फिर बात ही नहीं है। तो ये मामले मेरा क्लियर था, मैंने 2018 में यूपी पीसीएस भी नहीं भरा था। हम्म। ठीक है, 2019 में यूपी पीसीएस ही केवल भरा, 20 में केवल यूपी पीसीएस भरा। ठीक है, और कोई एग्जाम नहीं दी, क्योंकि भाई सीधी बात है यार, अब राजस्थान देने जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? वही जी। बात है। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपका सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? सर यूपीएससी पैनल को फेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम सब ये जानते हैं सर। और सर मैं चाहूंगा कि आप सर कुछ इंस्टेंसेस अपने यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में हमें बताएं, कि सर किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं पैनल द्वारा आपके। देखिए इसका तो मेरे पास बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, 3 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जी। 3 बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, तो काफी मतलब मैंने इस मामले में बहुत पढ़ा हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज है, एक चीज जो सीखने को मिली है, जितना आप ईमानदार हो, जितना हम्म। फ्रैंक हो, मतलब एकदम बोल्ड नहीं कहते हैं कि एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी है, उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। जितना आप अपने आप से चुट्टाई करने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। कि जो हो कुछ और दिखा दें आप, उतनी बात लगेगी। तो मेरे पिछले 2 एक्सपीरियंस, जैसे मेरे खराब नंबर थे, 140 149 ऐसे नंबर थे, उसने ने एक बात देखी, मैंने क्या किया, बहुत रट रट के आंसर किया था। तो मान लो पूछे आईएएस क्यों बनना चाहते हो, हम्म। अब मेरे दिल में आवाज ही नहीं है आईएएस क्यों तो मैं ऐसे बताता था, सर मैं आईएएस में डाइवर्सिटी होती है, ये होती है, वो होती है, नहीं जो रटे रटाए आंसर है। जी। फिर आप वो देते हो, उसको समझ में आ जाता है सामने वाले कि भैया ये जब यहीं पे बेईमानी कर रहे हैं, हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, तो आगे चल के क्या करें। हम्म। तो मैंने ये बात सोची, तो मैंने इस अटेम्प्ट में बोल्डनेस जो हूं वही दिखाने की कोशिश की, रियलिटी। मैं डर डरा नहीं, जैसे मैं यहाँ भी देता, मैं आपको लवासा में बता रहा हूँ, बहुत सीनियर सीनियर फैकल्टी हैं, जितना फ्रैंक होके बातें करते हैं ना, उतना अच्छा होता है। अब डरने की क्या जरूरत है, आपने आप एक एक जो बड़ी बात है कि आप अगर आप डिजर्विंग हो, हम्म। ठीक है, अगर आप डिजर्विंग हो और यूपीएससी आपका सिलेक्शन नहीं कर रही है,
तो यूपीएससी का नुकसान है इसमें। हम्म। ठीक है, वो अपने मामले में फेल हो जा रही है, जो उसको जी। मिला हुआ है, जो उसको अथॉरिटी है कि आपको बढ़िया से बढ़िया लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें फेल हो जा रही है। ठीक है, तो और आप डिजर्विंग हो तभी, जैसे हो वैसे दिखते हो तभी। अगर आप चोरी करके थोड़ा सा अपने आप को बदल के डिजर्विंग बनना चाहते हो, तो आप रियल में डिजर्विंग नहीं हो। इस जी। मामले में भी यूपीएससी की फेलियर है। तो एक चीज मैंने समझा। दूसरा क्वेश्चन ना, जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे मैं आपको 3 बार का एक्सपीरियंस था, तो पहले क्या हुआ, देखिए 2 बार में जो मेरे साथ गड़बड़ हुई क्या होता था, अभी क्या होता था ना, गेट के बाहर वो इंटरव्यू वाले खड़े होते थे जनरली। तो वो इंटरव्यू लेते हैं बहुत सारे लोगों का, जो ले लेंगे निकलते हैं। तो मान लीजिए जैसे 6 बोर्ड है सपोज, तो हम्म। पहला दिन इंटरव्यू चला, तो पहले दिन सारे बोर्ड के बारे में जानकारी आने लगी कि ये हम्म। वाला बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाले बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाले बोर्ड ने। तो अब वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते, भाई कुछ हो गई होगी दिक्कत। हम्म। अच्छा एक चीज बताइए, मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूँ, मैं किसको हम्म। दोष दूंगा? अपने आप को कि सामने वाले को? अपने नॉर्मल आप सी को। बात है। अपने आप को तब दूंगा जब मैं बहुत ही डिजर्विंग, मतलब मैं बहुत ही अलग मचाऊ किस्म। जी। अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत कम लोगों के उसमें होती है कि यार जी। ये जी। हो गया। अच्छा वो भी करते हैं, ठीक है। तो सामने वाले के दिमाग में ये रहता है कि यार वो वाला बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाला बोर्ड बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट अफेयर्स ही पूछ दे रहा है, पॉलिटी पूछ दे रहा है, घुसते ही एकदम डरा दे रहा है जी। ना। फिर ये, फिर दूसरी बात पता है क्या होती थी, जब बाहर इंटरव्यू लेते थे कि ये वाला बोर्ड नंबर बड़ा कम देता है, ये वाला हम्म। बोर्ड ना एकदम नंबर कम देता है। अब क्या हाँ हुआ सर। मेरे साथ, सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा श्री मनोज सैनी सर का, मतलब वो सोनी सर का बोर्ड पढ़ा। बाहर उनके बारे में बड़ा निगेटिव चल रहा था कि ये तो 120 नंबर ही देते हैं, 130 नंबर ही देते हैं, है ना। अब अंदर जाते ही पता चल गया, वो भी किसी ने पूछ के बता दिया कि किस बोर्ड में है। अंदर जनरली पता नहीं होता है, वो हम्म। बैठाए रहता है ऐसे लाइन में। कोविड टाइम में तो 2-2 फीट की 2 गज दूरी है जरूरी है, इसे लाइन से बैठाए थे, है ना। जी। तो बता दिए। अब बताते ही दिमाग में क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस तो गया। जी। बगल वाले का आपको पता है कि इनका इस बोर्ड में पढ़ा है जिसमें नंबर खूब मिलता है, मान लो आपके बगल पे दूसरा बच्चा बैठा है, उसका पता चलेगा कि उसका इस बोर्ड में उसको नंबर खूब मिल रहा है। अब आपको लगे यार ये आईएएस है, आप तो गए। कॉन्फिडेंस की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। सब कॉन्शियस माइंड में आप सर वही चीज बैठ जाती है ना। एकदम बैठ जाते हैं। मैं जी। अंदर गया, अब उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछ दिया, संविधान का आमुख बताओ हिंदी में। हम्म। हिंदी में एकदम मस्त मुझे आमुख समझी नहीं, आमुख क्या होता है? मैंने मुझे सर ये नहीं समझ में आया मुझे। अब मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन, मैं समझ गया ये तो खा जाएंगे मुझे। फिर आमुख के बारे में दूसरा कुछ और वर्ड बोले, वो भी मुझे नहीं पता था। अब वो एकदम चिड़चिड़े से कह रहे यार प्रियम्बल। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसका मतलब प्रस्तावना जानता था। मैं प्रस्तावना रट के गया था संविधान की, मैं आपसे बताऊंगा, मैं भूल गया उनके सामने। और मुझे मतलब जैसे नहीं होता कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप चीजों को तैयार करते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना जनरली मतलब ना कोचिंग वाले पूछ देते हैं। जी। वो आपसे बोल देते हैं कि ये संविधान की प्रस्तावना कर लेना, मूल कर्तव्य रट लेना, मूल अधिकार थोड़ा सा, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सब लोग तैयार करके जाते हैं। उन्हीं बेसिक क्वेश्चन को मैं तैयार करके गया था, मैं भूल गया, नहीं आंसर कर पाया, और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया, मेरे नंबर की वाट लग गई। इस बार क्या हुआ था, इस बार ये सब मामला ही खत्म कर दिया था। इस बार ना बाहर से सबको भगा दिया था, अंदर भी आके बोल दिया। तो इस बार क्या होता है, इस बार बोर्ड का कुछ आइडिया लगा नहीं, है ना। तो इस बार क्या हुआ कि यूपीएससी ने बैन कर दिया था कि बाहर कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, और सबको भगा दिया था। अंदर आके बोल दिया था कि कोई जाके इंटरव्यू देगा नहीं बाहर। ठीक है, हम्म। अंदर आके ही बोल देते कोई इंटरव्यू देगा नहीं, हम भी देख रहे हैं और ये ठीक नहीं है। तो इस बार थोड़ा माहौल अच्छा हो गया था। फिर इस बार जाते ही ना, जो मैम थी, प्रीति मैम का बोर्ड था, तो उन्होंने बैठाया, बोले बैठ जाओ, तुम डरना नहीं, और ये वो थोड़ा सा बहुत नॉर्मल किया। बोले कि हम तुमको जज नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमसे बातचीत करके तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। जी। ऐसे उन्होंने बोला, एकदम यही चीज उन्होंने बोली। और फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन मतलब योगी जी से स्टार्ट किया कि आपके तो सीएम हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं। उनके बारे में मुझे पता था। तो जब पहला क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है ना, फिर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं। आप अब जैसे फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपके पास एक बांसुरी है, जैसे देखिए अभी मेरे पास बांसुरी है, तो ऐसे आपके पास ये बांसुरी है, जी। तो आप 3 बच्चे हैं आपके पास, एक जिसके पास जो बचपन से एकदम गरीब था, कि अभी बांसुरी देखी नहीं, एक बच्चा जिसने बांसुरी बनाई, और एक बच्चा जिसको बांसुरी बनाने है। आप एक ही बच्चे को दे सकते हो बांसुरी, तो आप किसको दोगे? तो हम्म। एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, तो प्रीति मैम ने वापस बोला, बोले देखो गौरव, इसका कोई आंसर सबसे मतलब ये नहीं है, कोई आंसर परफेक्ट नहीं है। हम्म। एक को दोगे तो दूसरे को लॉस होगा ही होगा, और ये हम भी जानते हैं। तुम किसको देना चाहते हो, तुम ये बताओ। तो मैंने कहा भाई जिसको बजाने आती है मैं उसको दूंगा। तो बोली मेरिटोक्रेसी, तुम सोशल जस्टिस नहीं चाहते हो, गरीब बच्चे को मिल जाए? मैंने कहा हम्म। नहीं मैम,
इस मामले में मैं तो मतलब मैं क्या कहते हैं उसको ही देना पसंद करूंगा, क्योंकि फ्लूट एक ऐसी चीज है कि गरीब बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। हम्म। अगर किताब होती, कोई ऐसी चीज होती, तो मैं एक बार को सोचता, फिर मेरे दिमाग में थोड़ा द्वंद आता। लेकिन बांसुरी एक लग्जरी गुड है, तो बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब बच्चे को उसको उसको खाना चाहिए सबसे पहले कि उसको फ्लूट चाहिए। उसकी जी। प्रायोरिटी फ्लूट नहीं है। तो मैंने ऐसे बोला तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ इम्प्रेस है, तो बस वही दे के आया। और फिर मतलब यही था, देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ, 140 भी मिले हैं मुझे, 190 में मिले हैं। हम्म। भाग्य भरोसे होता है, 140 का 190 कब हो जाता है वो आपको पता नहीं होता है, वो भाग्य होता है आपका। ये प्योर लक होता है 50 का। और 50 नंबर का मतलब सिलेक्शन। अभी मेरा अगर 140 मिल रहा था, इस बार भी मैं बाहर रहता, नहीं होता सिलेक्शन। तो कुल मिला जुला के बाद ऊपर वाले पे आके टिकती है, वो क्या चाहता है। जी सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि सर अभी आप हाँ। लवासना में हो। लवासना सर हम्म। सपना है। और सर अभी सर आपको कैसा लग रहा है वहाँ का सर स्केड्यूल क्या होता है जनरली, एक अगर आप हमको एक व्यू दे पाएं, और सर कैसे ये डिफरेंट है आपके डेली स्केड्यूल से सर। बहुत हार्ड है शेड्यूल, बहुत रफ टफ और हार्ड शेड्यूल है। इसमें क्या होता है, मैं आपको अगर बेसिक से बताऊं तो देखिए, एक जब हम लबासना में क्या होता है ना, जैसे 3 महीने हमें रहना होता है, हम्म। फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का होता है। तो 3 महीने में हर महीने की शुरुआत के 20 दिन लबासना में होते हैं आप, और 10 दिन आप बाहर होते हैं लबासना से। तो जैसे पहले महीने में हम लोग की विलेज विजिट थी, तो मैं नासिक गया था पहले महीने के हम्म। विलेज विजिट में, नासिक के एक ट्राइबल विलेज में गया था। ठीक है, 10 दिन वहां था। फिर दूसरे महीने में हम लोग की ट्रैकिंग थी, हिमालयन ट्रैकिंग। तो जैसे मैं सरू ताल गया था, हम्म। उत्तराखंड में फाचू कंडी पास है वो, 4400 4500 मीटर की हाइट पर, वहां पे गया था। और इस महीने यानी जो अक्टूबर है, तो अक्टूबर में केवड़िया जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वहां पे विजिट होती है, आरंभ प्रोग्राम होता है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो वो 10 दिन वहां जाते हैं। जो लबासना का बेसिकली दिन होता है, वो एक भी दिन आपकी कोई छुट्टी नहीं होती है, एक भी दिन आप क्लास मिस नहीं कर सकते, और मतलब कहीं आप घर नहीं जा सकते, किसी कोई मतलब नहीं है आप एक भी दिन मतलब आप किसी भी कीमत पर यहाँ पर चीजें कर नहीं सकते। फिर है स्ट्रिक्टनेस इज द रूल, मतलब आपको टाइम पाबंद होना होता है। तो जैसे सुबह 5 बजे हम लोग उठते हैं, 6:05 पे हमें एग्जैक्ट पहुंचना होता है पीटी करने। हम्म। तो पीटी कभी कभार क्या होती है कि योगा होता है, कभी जुम्बा होता है, कभी एरोबिक्स होता है, कभी नॉर्मल पीटी होती है, कभी अनआर्म कॉम्बैट होता है। तो ये पीटी होती है नॉर्मली 6:05 से 7:15 तक, ये होती है पीटी। उसके बाद आपकी क्लास 7:15 पे आप घर आते हैं, मतलब रूम पे आप आ सकते हैं। जैसे मैं स्विमिंग चला जाता हूँ, उसके बाद हम्म। तुरंत वहीं से स्विमिंग स्विमिंग पूल में जाके कूद जाता हूँ, सीधे स्विमिंग करता हूँ। फिर कहता है आपकी 9:30 से क्लास होती है, उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट करना होता है। ब्रेकफास्ट का लास्ट टाइम होता है 9 बजे तक। 9:30 से क्लास का मतलब यह है कि 9:20 पे आपको क्लास में अंदर बैठना होता है। 9:21 का मतलब यह है कि आपके ऊपर फाइन लग चुका है, आपके डिसिप्लिनरी मार्क्स कट चुके हैं, और आपकी वाट लग चुकी है। अभी बताता हूँ वाट लगती है तो क्या होता है। तो 9:21 पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली वो वाला शेड्यूल। फिर हम्म। चलती है 4:30 बजे तक क्लासेस चलती है लगातार। तो लगातार 4:30 बजे तक क्लासेस चलती है। 4:30 बजे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। फिर कोई ना कोई इवेंट रहता है, तो कभी जैसे अभी चल रहा, अभी एसएचजी मेला लगा हुआ है लवासा जी। में, फेटे प्रोग्राम चल रहा है, तो अमृतोत्सव बेसिकली। तो कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो वहां पे आप व्यस्त रहते हैं। कभी क्रिकेट हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी डिबेट हो रही होती है, तो मतलब कभी कल्चरल नाइट्स हो जाती है, कभी क्या कहते हैं, मतलब आप बिजी रहते हो, आपको सोचने समझने का एकदम मौका नहीं है, आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो ये हालत होती है, ये शेड्यूल होता है बेसिकली। तो 4:30 बजे तक तो फिक्स क्लासेस रहती है। और जिस दिन मान लीजिए अगर कुछ इवेंट्स नहीं है, तो उस दिन आपको स्पोर्ट्स में जाना है 4:30 बजे के बाद। 1 घंटा आप कभी भी जाओ, 8 बजे से पहले आपको स्पोर्ट्स में जाके वहां पे करना है। तो जिम कई लोग कर रहे हैं, जैसे मैं जिम या स्विमिंग चला जाता हूँ, तो अपने अपने ऊपर है। तो ये बेसिकली एक 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 रफ एंड टफ लबासना का शेड्यूल है। रही बात हम लोग जैसे लोगों के लिए, बड़ा हार्ड है ये। क्यों हार्ड है? हम्म। अभी तक समय के उतने पाबंद थे नहीं भाई। सुबह कभी 6 बजे उठ जाते हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 5 बजे का मतलब 5 बजे। अगर मान लीजिए आप 1 मिनट लेट पहुंचे क्लास में, 9:21 पे पहुंचे, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन सेंटर। हम्म। आप जाके रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप लेट पहुंचे तो आपको एक मेमो आता है रिटर्न। आपको रिटर्न आता है आपको कि आपने ये गलती की, आप क्लास में लेट पहुंचे, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर जाते हैं, वहां पे डांट पड़ती है पहले तो। फिर उसके बाद आप रिफ्लेक्शन सेंटर पे जाते हैं। रिफ्लेक्शन सेंटर पे 2.5 घंटे आपको ऐसे लिखवाया जाता है। आपके पास कोई नहीं बैठा रहता है, आप एकदम अकेले रहते हैं, आप बात नहीं कर सकते, मोबाइल आपका बाहर जमा होता है। मोबाइल तो ऐसे भी अलाउड नहीं होता, क्लास वास में हम्म। कोई मोबाइल नहीं अलाउड होती, होती ही नहीं। वहां पे आप ऐसे लिखते हैं कि क्यों लेट हुए, और आपके लेट होने से जो गेस्ट आया उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा।
जो भी लेक्चर देने आया रहता है, तो जनरली दे आर वेरी टॉप ऑफिशियल, जैसे कभी कैलाश सत्यार्थी आ गए, कभी टेसी थॉमस आ गई, तो बहुत टॉप टॉप लोग आए रहते हैं। तो अगर आप लेट जाते, मान लीजिए वो गेस्ट अंदर पहुंच गया हॉल में, उसके बाद आप हॉल में एंट्री कर रहे हैं, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, आप उसके बारे में लिखते हैं कि अगर आप गेस्ट होते तो आपको कैसा फील होता। तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऐसा आपको दोबारा ना गलती हो। तो ये बेसिकली यहाँ का शेड्यूल है लखास नाइट। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल बाउट ऑफ द सेशन। एंड सर, लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सर आपके फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन या सजेशन सर क्या रहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए बिफोर वी एंड टुडे हाँ, सेशन सर? देखिए, मेरा यहाँ पे सीधे मानना है, मैं फिर से यही बात बोलूंगा, मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। आप अगर आईएएस या फिर आईपीएस या जो भी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, वो खुद के लिए करना चाहते हैं, तो जी। खुद के लिए लड़ाई कीजिए, न कि किसी के दबाव में आके, न कि समझ रहे, किसी से बदला लेने के लिए। कभी ये आपका मोटिवेशन नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये, एंड नहीं है कोई भी एग्जाम, जीवन का एंड नहीं है। कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास हमेशा, जैसे एक एक बहुत फेमस कहानी है, जैसे एक एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि, वो व्यक्ति बैठा रहता है, तो वो देखता है कि एक राजा आ रहा है। हम्म। तो राजा आ रहा है, तो सब लोग उसका पैर छू रहे हैं, लगता है राजा बड़ा पावरफुल है। हम्म। उसको देखता है कि राजा तो कितनी बड़ी तोप है। फिर राजा के पास जाता है, सोचता है मैं राजा जैसा बनूंगा। तो देखता है राजा, एक गुरुजी आ रहे होते हैं, 10 उसके जैसे 10 राजा गुरुजी का पैर छू रहे होते हैं। तो वो सोचता है गुरुजी बड़े पावरफुल है भाई, अब मैं गुरुजी जैसा बनूंगा। वो गुरुजी के साथ जाता है, वो देखता है गुरुजी जो है मूर्ति के पास जाके झुके हुए भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो कहता है यार भगवान सबसे पावरफुल है, भगवान जैसा बनूंगा, है ना। तो वही बात है, आप जब तक पावर की रेस में लगे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे कि ये पोस्ट मिलके मुझे, आप यहाँ पे आएंगे, जब यहां से चीजों को देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार, वो एक बेसिकली ऐसे समझिए, ये एक पहाड़ है, यहाँ पे एक चोटी है, ये चोटी आईएएस या आईपीएस या जो भी पोस्ट है, यहाँ पे जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको यहाँ से तो सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ दिखता है कि यहाँ से भी एक बड़ी चोटी यहाँ भी जी। है ना। तो कुल मिला के बात है, तो एग्जाम एंड नहीं है, कोई पोस्ट एंड नहीं है, ये बात समझनी है, ठीक है। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, एंजॉय करना है क्षण। पढ़ाई को बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई करना है, पढ़ाई को बर्डन बना के एकदम नहीं पढ़ना है कि नहीं, जो है एकदम पगला जाएंगे, कुछ समझ में, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ ही रहा हूँ। नहीं भाई, फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, थोड़ा रो लो, थोड़ा दोस्तों से बातें कर लो, थोड़ा घूम आओ। तो इस तरह से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, सिलेक्शन हो जाएगा। सर, ठीक है थैंक यू साहिल सर। भाई, थैंक यू फॉर द सेशन बहुत एंड बहुत थैंक यू धन्यवाद। फॉर ऑल द इंस्पायरिंग थिंग्स। एंड आई ऑल्सो होप कि सर आपके अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे करियर ट्राइब पे। बिल्कुल, और मैं एक इस बात के सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने आपको अगस्त में ही बोला था इंटरव्यू देने के लिए, और नो बहुत इश्यूज। लेट हो गया। बीच में नो इश्यूज। नो मैं भी व्यस्त हो गया था काफी। और इश्यूज। नो फिर हम इश्यूज। लोग जुड़ते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, बिल्कुल जय भारत। बिल्कुल। जय हिंद सर, जय हिंद सर।